हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता इसका दूसरे पार्ट को हम देखेंगे और इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। इसके पहले के पार्ट में हमने धारा 44 तक अर्थात जो अपील का प्रावधान है वहां तक की हमने शुरुआत कर दिया था और कुल 50 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया था। और यह जो हमारा कोशिश है कि इसके माध्यम से हम कंप्लीटली जो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 है, इसके सभी प्रावधानों को हल करें। यह इसके बाद यह जो वीडियो होगा, हो सकता है 3 या 4 पार्ट में हो, क्योंकि लगभग 200 प्रश्नों के हम संकलन आपको प्रोवाइड कराएँगे और इसके माध्यम से जो पूरा भू राजस्व संहिता है, उसको एक व्यवस्थित तरीके से आपके समक्ष एमसीक्यूज के रूप में रखेंगे। और यह जो है मध्य प्रदेश की जो परीक्षाएँ हैं, चाहे वो एमपी से सिविल जज की परीक्षा हो या एजीएस की परीक्षा हो, जहाँ पर इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिहाज से यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के ताकि हम जो वीडियो आपको प्रोवाइड कराएँ और आपको उसकी सूचना मिल सके और आप हमारे वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी में मदद ले सकें। तो इसके बाद जो है हम इस पूरे अधिनियम को, पूरी संहिता को हम जब एमसीक्यूज के रूप में लगभग आपसे 200 प्रश्नों के साथ डिस्कस करेंगे, इसके बाद इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे उनको हम अलग से आपको प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आपकी जो कंप्लीट डाउट है वो क्लियर हो जाए और एक अच्छा कलेक्शन आपके पास मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं इस दूसरे खंड को और देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रश्न है वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो इसमें प्रश्न है कि अपील प्राधिकारी की शक्ति का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो अपील प्राधिकारी की शक्ति पूछ रहा है। तो अपील प्राधिकारी की शक्ति के बारे में अगर प्रावधान देखेंगे तो यह धारा 49 के अंतर्गत दिया गया है। लेकिन अगर अपील प्राधिकारी कहाँ प्रावधान किया गया है, तो इसके बारे में जो है अपील प्राधिकारी कौन होगा, इसके बारे में प्रावधान धारा 44 के अंतर्गत दिया गया है। अर्थात किस अधिकारी के आदेश से जो अपील है वह किस अधिकारी के यहाँ होगी, यह धारा 44 के अंतर्गत है। पिछले प्रश्नों में हमने इसको विस्तार से व्यवस्थित तरीके से बताया है, आप उसको देखेंगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनरीक्षण का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो पुनरीक्षण अर्थात रिवीजन के बारे में जो प्रावधान है यह दिया गया है धारा 50 के अंतर्गत। और अपील के बारे में आपने देखा था, तो अपील के बारे में प्रावधान जो है धारा 44 के अंतर्गत बताया गया है और उसमें यह बताया गया है कि किस अधिकारी के यहाँ अपील की जाएगी। पुनरीक्षण अर्थात रिवीजन, तो इसके बारे में आगे हम प्रश्न देखेंगे। तो पुनरीक्षण जो है किसके द्वारा किया जा सकता है, ये भी बार बार पूछा जाता है। और किस तरह से किया जाता है, क्या स्वप्रेरणा से किया जाता है या आवेदन पर ही किया जा सकता है? तो पुनरीक्षण के बारे में जान लीजिए कि यह मंडल के अर्थात राजस्व मंडल के द्वारा किया जा सकता है, आयुक्त अर्थात कमिश्नर के द्वारा इसको किया जा सकता है, कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी। तो यह 3 अधिकारी हैं जिसके बारे में धारा 50 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि यह अधिकारी जो है यह पुनरीक्षण कर सकते हैं। अब आगे इसी के दूसरे खंड के अंतर्गत बताया गया है कि यह पुनरीक्षण के लिए जब आवेदन इनको दिया जाता है तो किस-किस मामले में यह पुनरीक्षण नहीं करेंगे। या और तीसरी बात इसमें यह है कि यह जो तीनों अधिकारी हैं, यह किसी मामले का जो पुनरीक्षण है स्वप्रेरणा पर भी कर सकते हैं और किसी पक्षकार के आवेदन पर भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो आगे इसी में है कि राजस्व मंडल आयुक्त कलेक्टर किसी भी समय स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार के आवेदन पर किसी मामले का अभिलेख मंगा सकता है और उसकी पुनरीक्षण कर सकता है। क्वेश्चन है कि धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण अधिकारी स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो जब स्वप्रेरणा की बात आ गई तो आपने देखा था कि राजस्व मंडल, कमिश्नर और कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी यह जो है पुनरीक्षण कर सकते हैं। लेकिन स्वप्रेरणा से अगर अगर बात आए तो यह स्वप्रेरणा से किसी भी समय किसी मामले को जो उनके अधीनस्थ के यहाँ चल रहा है, उस कार्यवाही के मामले को, उसके अभिलेखों को मंगा सकते हैं, उसका पुनरीक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 50 के तहत पुनरीक्षण के आवेदन हेतु परिसीमा अवधि कितनी बताई गई है? तो धारा 50 का जब दूसरा खंड आप देखेंगे तो यहाँ पर यह बताया गया है कि कोई भी पुनरीक्षण तब तक नहीं ग्रहण किया जाएगा जब तक कि जिस आदेश का पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया जा रहा है उस आदेश की तारीख से 45 दिन के भीतर जो है उसके लिए आवेदन न प्रस्तुत कर दिया गया हो। तो आवेदन जो है जब किया जाएगा तो 45 दिन के भीतर। अब इसमें एक बात और बताई गई है कि पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। कब नहीं स्वीकार किया जाएगा? कि अगर वह किसी ऐसे आदेश के विरुद्ध जो है
पुनरीक्षण के लिए आवेदन दिया जा रहा है, जिस आदेश की अपील हो सकती है। तो अगर अपील हो सकती है तो आप उसकी अपील कीजिए, उसके पुनरीक्षण के आवेदन की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी आदेश की द्वितीय अपील हो सकती है, तो आप उसकी द्वितीय अपील कीजिए, पुनरीक्षण के लिए आवेदन आपको नहीं देना है। और पुनरीक्षण अगर हो गया, पुनरीक्षण के आदेश के बाद कोई आदेश पारित किया गया, तो उस आदेश के विरुद्ध भी पुनरीक्षण करने के लिए आवेदन नहीं दिया जाएगा। धारा 210 के अधीन कमिश्नर के द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है, तो उस आदेश का भी पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता है। यह सारे जो प्रावधान हैं धारा 50 के खंड 2 के अंतर्गत दिए गए हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 50 के तहत किसको पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान की गई है। तो धारा 50 के अंतर्गत आपने देखा पुनरीक्षण की शक्ति 3 अधिकारियों को होती है, मंडल को, आयुक्त को, कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी को। इन सभी लोगों को पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट है यदि किसी भूस्वामी को भूमि से विधि विरुद्ध रीति से बेकब्जा कर दिया गया हो, तो कौन कब्जा वापस दिलाने के लिए आदेश दे सकता है। तो अगर यहाँ पर किसी भूस्वामी को विधि विरुद्ध रीति से उसको बेकब्जा कर दिया गया है, तो उसको जो है तहसीलदार के द्वारा उसका कब्जा वापस दिलाया जा सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी किसी भी समय स्वप्रेरणा से या पक्षकार के आवेदन पर पुनरीक्षण करने के लिए सक्षम है। तो वही हमने देखा धारा 50 के अंतर्गत तीनों अधिकारी हैं, मंडल, आयुक्त, कलेक्टर, भू सर्वेक्षण अधिकारी। नेक्स्ट है किस धारा के अधीन आयुक्त के द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता। तो आपने देखा कि अगर कोई आदेश धारा 210 के तहत आयुक्त अर्थात कमिश्नर के द्वारा पारित किया गया है, तो उसका जो है पुनरीक्षण करने के लिए कोई आवेदन नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसा आवेदन दिया जाता है तो उसको अस्वीकार किया जाएगा। तो धारा 50 के दूसरे खंड के अंतर्गत पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन निम्नलिखित आधार पर ग्रहण नहीं किया जाएगा। पहला कि इस संहिता के अधीन अपीलीय किसी आदेश के विरुद्ध कोई पुनरीक्षण का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके बारे में अपील की जानी चाहिए, पुनरीक्षण नहीं। द्वितीय अपील में अगर कोई आदेश पारित किया गया है तो उसका भी पुनरीक्षण नहीं होगा। पुनरीक्षण में कोई आदेश पारित किया गया तो उसका भी जो है पुनरीक्षण नहीं होगा। धारा 210 के तहत कमिश्नर के द्वारा कोई आदेश पारित किया गया तो उसका भी पुनरीक्षण नहीं होगा, जबकि आदेश की तारीख से या पक्षकार को इसकी सूचना की तारीख से 45 दिन के भीतर कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता, तब तो उसका जो है पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा। अर्थात 45 दिन के बाद अगर कोई आवेदन दिया जाता है तो भी उसका पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा। आदेशों का पुनर्विलोकन का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है। तो आपने 50 में देखा पुनरीक्षण, और पुनरीक्षण के तुरंत बाद आता है पुनर्विलोकन। तो पुनर्विलोकन किस धारा में, 51 के तहत। अब पुनर्विलोकन के बारे में थोड़ी सी बातें यह जान लीजिए। यह राजस्व मंडल के द्वारा या कोई राजस्व अधिकारी मामले का पुनर्विलोकन कर सकता है। और यह जो है कैसे कर सकता है, तो स्वप्रेरणा से या पक्षकार के आवेदन पर, यह दोनों ही माध्यम से कर सकता है। जबकि पुनरीक्षण में आपने क्या देखा था कि जो अधिकारी थे, मंडल था, कलेक्टर थे और कमिश्नर थे। या और पुनर्विलोकन के मामले में मंडल तो है ही है, इसके अलावा कोई भी राजस्व अधिकारी यहाँ पर पुनर्विलोकन कर सकता है। आगे प्रश्न देखते हैं। संहिता के अंतर्गत कलेक्टर को ऐसे किसी आदेश का जो उसने स्वयं न पारित किया हो, पुनर्विलोकन करने के लिए किसकी पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होती है। अब देखिए यहां पर हमसे पूछ रहा है कलेक्टर अगर किसी मामले का पुनर्विलोकन कर रहा है और ऐसा जो आदेश है उसने खुद पारित नहीं किया है, बस बल्कि किसी अन्य अधिकारी ने पारित किया है, और वह कलेक्टर जो है उसका पुनर्विलोकन करना चाहता है, तो वहां पर अनुमति लेनी होती है। किसकी अनुमति, तो राजस्व मंडल की अनुमति लेती है। अब इसी के साथ साथ एक बात और ध्यान रखिए कि ऐसा जो पुनर्विलोकन है वह कलेक्टर के द्वारा, आयुक्त के द्वारा, जिला सर्वेक्षण अधिकारी, कलेक्टर के अंतर्गत जिला सर्वेक्षण अधिकारी भी आता है, जिला सर्वेक्षण अधिकारी, अगर कोई आदेश इन्होंने खुद पारित नहीं किया है और उस आदेश का यह पुनर्विलोकन करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में इनको राजस्व मंडल की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है। तो अधिकारियों के नाम कलेक्टर, आयुक्त, और कलेक्टर के अंतर्गत जिला सर्वेक्षण अधिकारी ऑलरेडी आता है, तो आपको यह याद रखना है पुनर्विलोकन के मामले में। नेक्स्ट है
किसी भी ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन जो निजी व्यक्तियों के बीच अधिकार संबंधी किसी प्रश्न पर प्रभाव डालता हो, आदेश पारित किए जाने के कितने दिन के भीतर आवेदन न किए जाने पर पुनर्विलोकन का आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर 45 दिन के भीतर अगर उसको पेश नहीं किया जाता है, तो वहाँ पर कोई पुनर्विलोकन का जो आवेदन है उसको ग्रहण नहीं किया जाएगा। अब देखिए, अब 45 दिन का जो समय है, यह अपील के मामले में कभी भी अगर पूछा जाए, पुनरीक्षण के मामले में और पुनर्विलोकन के मामले में, इन तीनों ही मामलों में अगर आपसे परसीमा पूछी जाती है, तो वहां पर आपको 45 दिन की परसीमा आपको सही लगाना होगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 51 के तहत किसी आदेश के विरुद्ध पुनर्विलेखन हेतु आवेदन किसी पक्षकार के द्वारा कितने दिनों के भीतर किया जाना चाहिए? तो धारा 50 के अंतर्गत 51 के अंतर्गत 45 दिन के अंदर इसका आवेदन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, किसी भी आदेश का पुनर्विलोकन निम्नलिखित में से किस आधार पर ग्रहण किया जा सकता है? तो कोई पुनर्विलोकन का आवेदन किया जा रहा है, तो पुनर्विलोकन का जो आवेदन है वह किस आधार पर ग्रहण किया जाए? तो इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 51 के दूसरे खंड के अंतर्गत दिया गया है। तो इसमें यह बताया गया है, आधार कौन कौन से होने चाहिए कि नए तथा महत्वपूर्ण विषय या साक्ष्य से पता चला कि जो आवेदक की जानकारी में उसके सम्यक तत्परता बरतने के पश्चात भी कोई तथ्य अगर नहीं था, या उसके द्वारा उस समय जब आदेश पारित किया गया था प्रस्तुत नहीं किया जा सका, और अब उस तथ्य का या उस नए विषय का जो है पता चला है, तो ऐसी स्थिति में उस आदेश के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। पहला सही है। दूसरा है कि कोई भूल या गलती जो अभिलेख को देखने से ही प्रकट हो रही है, तो ऐसी स्थिति में भी उसका जो पुनर्विलोकन के लिए आवेदन किया जा सकेगा। इसके बाद तीसरा जो है, कोई अन्य समुचित कारण है, तो इन सब आधारों पर पुनर्विलोकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। धारा 51 के दूसरे खंड के अंतर्गत आदेशों का निष्पादन एक बार में कितने मास से अधिक के लिए नहीं रोका जाएगा? तो आदेशों के निष्पादन के रोके जाने के बारे में प्रावधान धारा 52 के अंतर्गत दिया गया है। और धारा 52 का जो दूसरा खंड का परंतुक है, इसी के अंतर्गत यह प्रावधान है कि आदेश का निष्पादन एक बार में 3 मास से अधिक के लिए या अगली सुनवाई की तारीख तक जो भी पूर्वतर हो नहीं रोका जाएगा। अर्थात उसको अधिकतम एक बार में 3 महीने तक उसके निष्पादन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है, इस संहिता में अंतर्विष्ट किसी अभिव्यक्त उपबंध के अध्ययन रहते हुए परसीमा अधिनियम के उपबंध इस संहिता के अधीन समस्त अपीलों तथा पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण हेतु समस्त आवेदनों को लागू होंगे। तो लागू होंगे या नहीं लागू होंगे? तो अगर यहाँ पर परसीमा अधिनियम की बात की जा रही है, तो अपील, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण इन सभी प्रयोजनों के लिए परसीमा अधिनियम का जो प्रावधान है वह लागू होगा। यह प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो धारा 53 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है, धारा 222 के संशोधन के अनुसार साइबर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश की अपील, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण किस धारा के तहत किया जाएगा? तो अगर कोई साइबर तहसीलदार के द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस आदेश की अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन किया जा सकता है। किस धारा के तहत? तो यह धारा 55 है। और साइबर तहसील का जो गठन है वह किस धारा के तहत होता है? तो यहीं पर इसको भी ध्यान रखिए कि साइबर तहसील का जो गठन है वह धारा 13A के तहत, धारा 13A के तहत साइबर तहसील का गठन किया गया जाता है। और इसके बारे में प्रावधान कब जोड़ा गया है? तो यह धारा जो है जोड़ी गई है 2022 में, और 2022 में यह धारा 13A जोड़ करके साइबर तहसील के बारे में प्रावधान जोड़ा गया। और इसी के साथ साथ यहाँ पर यह धारा 55 भी प्रतिस्थापित कर दी गई है या इसको जोड़ी गई है, क्योंकि इसमें पहले साइबर तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश की अपील नहीं थी। अब इसमें यह जोड़ दिया गया है धारा 55 के अंतर्गत कि साइबर तहसीलदार के द्वारा अगर कोई अपील आदेश पारित किया जाता है, तो उसकी भी अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, समस्त भूमियों में राज्य का स्वामित्व संबंधी प्रावधान यह किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? अर्थात
राज्य की जो समस्त भूमियां हैं उसमें राज्य का स्वामित्व होगा। यह प्रावधान धारा 57 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, कितने हेक्टेयर तक की भूमि जो कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोगी हो, भू राजस्व से छूट प्राप्त होती है, अर्थात उसमें राजस्व का भुगतान नहीं करना होगा। तो भू राजस्व से के भुगतान से जो भूमियां छूट प्राप्त करेंगी उसके बारे में प्रावधान जो है यह दिया गया धारा 58 ए के अंतर्गत। धारा 58 ए, इसी के अंतर्गत यह बताया गया है कि भू राजस्व से के भुगतान से कौन सी ऐसी भूमि है जो कि छूट प्राप्त होंगी। अब इस धारा को 2018 में प्रतिस्थापित करके कुछ नए प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि ऐसी भूमि पर भू राजस्व का भुगतान नहीं करना होगा, अर्थात उसको छूट दी जाएगी। तो यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो कृषि भूमि है, अर्थात वह उसका जो प्रयोग है वह कृषि प्रयोजनों के लिए किया जाता है और उसका जो एरिया है वह 2 हेक्टेयर है। तो ऐसी स्थिति में उस पर भू राजस्व का भुगतान नहीं करना होगा। और गैर कृषि एरिया है, गैर कृषि भूमि है, तो ऐसी स्थिति में जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा निर्दिष्ट करे उस हिसाब से उसका राजस्व का भुगतान या जो वसूली होगी, अन्यथा नहीं। तो हमसे कृषि प्रयोजन पूछ रहा है, तो अगर वह भूमि 2 हेक्टेयर या उससे कम है तो ऐसी स्थिति में उस भूमि से भू राजस्व की वसूली नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 58 के तहत किस प्रकार की भूमि को भू राजस्व से छूट प्राप्त है। तो कृषि प्रयोजन के लिए अलाभप्रद खादे खाते की भूमि है। तो अगर कृषि प्रयोजन के लिए है वह और अलाभप्रद खाते की भूमि है तो ऐसी भूमि को कोई छूट प्राप्त नहीं है, क्योंकि इसके बारे में धारा 58 ए के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। कृषि प्रयोजन हेतु 5 हेक्टेयर तक की भूमि, तो इसको भी कोई छूट नहीं है। कृषि प्रयोजन हेतु उपयोग में लाए गए 2 हेक्टेयर तक के किसी खाते पर और गैर कृषि प्रयोजन हेतु किसी अन्य भूमि जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, तो तीसरा विकल्प यही सही होगा और ऐसी जो भूमियां होंगी उन पर भू राजस्व से छूट प्राप्त होगी। नेक्स्ट है, कोई भूस्वामी अपने खाते में समाविष्ट किसी ऐसी भूमि को जो धारा 59 के तहत कृषि प्रयोजन हेतु निर्धारित है, एक समय में कितने कालावधि के लिए पट्टे पर उसको उठा सकता है। अब देखिए, धारा 59 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि जिस प्रयोजन के लिए भूमि उपयोग में लाई जा रही है उसके अनुसार भू राजस्व का वसूली होगी या उसका जो है भुगतान किया जाएगा। अब 59 के अंतर्गत ऐसी भूमियां बताई गई हैं कि उनका प्रयोग जो है किस प्रयोजन से किया जा रहा है। कृषि प्रयोग, निवास गृह के लिए, शैक्षणिक कार्य के लिए, वाणिज्यिक प्रयोग के लिए, औद्योगिक के लिए और अन्य जैसा कि राज्य सरकार निर्दिष्ट करे अधिसूचना के द्वारा, ऐसे प्रयोजनों के लिए उसका अगर यूज होता है तो वहां पर उसी के अनुसार उसका भू राजस्व का जो है वसूली होगी। अब अगर इस प्रकार की कोई भूमि है धारा 59 में जो प्रयोजन बताए गए कि उसका प्रयोग किस कार्य के लिए हो रहा है, तो कृषि, निवास, ये सब चीजें, और ऐसी कृषि को पट्टा पर उठाया जा रहा है तो उसको पट्टे पर उठाने के संबंध में प्रावधान जो है धारा 168 के अंतर्गत दिया गया है। और यहाँ पर यह बताया गया है 168 में कि ऐसी भूमि को एक बार में 5 साल के लिए, अर्थात एक वर्ष में एक समय में 5 वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए उसको पट्टे पर उठाया जा सकता है। यह जो प्रावधान है धारा 168 के अंतर्गत है और भूमि कौन सी है वो धारा 59 के अंतर्गत बताई गई है। नेक्स्ट है, जब कोई भूस्वामी ऐसी भूमि को जो धारा 59 के तहत कृषि के प्रयोजन के लिए निर्धारित है अपने जीवन काल में अपने विधिक वारिसों को विभाजित करना चाहता है तो वह विभाजन हेतु किसको आवेदन करेगा। अब धारा 59 के अंतर्गत जो भूमियां बताई गई हैं कौन सी भूमि है, कृषि भूमि है और उसका यूज निवास के लिए, शिक्षा के लिए, कमर्शियल पर्पज से, इंडस्ट्रियल पर्पज से, इस तरह से उसका प्रयोग हो रहा है। लेकिन ऐसी भूमि को कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में ही उसको विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पर यह ध्यान देने वाली ही बात है जीवन काल, क्योंकि धारा 178 ए यहाँ पर भूमियों के विभाजन के बारे में प्रावधान किया गया है। तो भूमि के विभाजन या खाते का विभाजन के बारे में जो प्रावधान है वह धारा 178 में किया गया है। लेकिन अपने जीवन काल में अगर कोई खाते का विभाजन करता है तो वह जो प्रावधान है वह धारा 178 ए लागू होगा। और ऐसी स्थिति में विभाजन करने के लिए आवेदन किसको करना होगा, तो तहसीलदार को ऐसा आवेदन करना होगा।
और यह प्रावधान जैसा कि आपने देखा धारा 178 ए के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 59 खंड 5 के अधीन जमा की गई रकम उपखंड अधिकारी के द्वारा की गई गणना से अधिक होने पर अंतर की राशि कितने दिन के भीतर भूस्वामी को वापस की जाएगी? धारा 59 खंड 5 के अधीन जमा की गई रकम। अब इसके बारे में जो प्रावधान है यह धारा 59 के खंड 7 के अंतर्गत दिया गया है। 59 का खंड 7 ये कहता है कि उपधारा 5 अर्थात धारा 59 के उपधारा 5 के अधीन जमा की गई रकम के उपखंड अधिकारी के द्वारा की गई गणना की रकम से कम होने की दशा में अंतर की धनराशि स्वामी के द्वारा ऐसी प्रज्ञापना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिन के भीतर उसको संदर्भ की जाएगी अर्थात भूस्वामी को वापस की जाएगी। नेक्स्ट है, ऐसी समस्त भूमियों का जिस पर भू राजस्व का निर्धारण नहीं किया गया है उसका निर्धारण धारा 60 के तहत किसके द्वारा किया जाएगा? तो धारा 60 के तहत प्रावधान क्या दिया गया है इसको देखेंगे तो धारा 60 के अंतर्गत यह बताया गया है कि भूमि जिस पर निर्धारण नहीं किया गया है और उस भूमि पर जो निर्धारण है वह किया जाएगा कलेक्टर के द्वारा। तो यह जो है तीसरा विकल्प सही है, धारा 60 के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 के प्रारंभ होने की तिथि से कितने वर्ष के लिए कोई सस्ती अधिरोपित नहीं की जाएगी? तो यहाँ पर तो यह जो प्रावधान है 1 वर्ष है अर्थात 1 वर्ष के लिए इस अधिनियम के यह संशोधन अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से 1 वर्ष के लिए कोई सस्ती अधिरोपित नहीं की जाएगी। और यह जो प्रावधान है कहाँ दिया गया है? तो धारा 59 के अंतर्गत खंड 9 के अंतर्गत, धारा 59 खंड 9 के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है भू सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू सर्वेक्षण की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत दी गई है? अब भू सर्वेक्षण की जो परिभाषा है यह धारा 61 के अंतर्गत दी गई है और यहाँ पर यह अध्याय 7 में, अध्याय अगर पूछा जाता है तो अध्याय 7। अब देखिए 2018 में अध्याय 7 और अध्याय 8 दोनों को एक साथ कर दिया गया है। अब जो अध्याय 8 के प्रावधान थे उनको भी हटा करके अध्याय 7 में ही डाल दिया गया है। तो इसलिए जो है यह प्रावधान 2018 के तहत अगर कभी पूछा जाए कि अध्याय 7 को अध्याय 8 के साथ कब जोड़ा गया है, क्योंकि 2022 में भी इसमें संशोधन यह हुआ है इस संहिता में और 2018 में भी, तो 2018 के द्वारा इसको 2007 और 8 को एक साथ जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुक्त भू अभिलेख इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आयुक्त भू अभिलेख की नियुक्ति यह की जाती है धारा 62 के तहत राज्य सरकार के द्वारा। अब इसी के साथ साथ अगर आयुक्त को आप देख रहे हैं तो अपर आयुक्त को भी देख लीजिए। तो अपर आयुक्त इनकी नियुक्ति धारा 63 के तहत होती है और इसमें यह बताया गया है कि अपर आयुक्त भू अभिलेख की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियां और कर्तव्य, तो इनकी जो नियुक्ति है यह भी राज्य सरकार के द्वारा ही की जाती है धारा 63 के तहत। नेक्स्ट है सही सुमेलित। तो इसमें सही सुमेलित कौन सा है या नहीं है इसको हमें देखना है। इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 65 के अंतर्गत दिया गया है। अब हम देखते हैं इसमें 65 में यह बताया गया है कि जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी और सहायक सर्वेक्षण अधिकारी। तो इसके पहले खंड में यह बताया गया है कि ऐसी भूमियों के संबंध में जो कि भू सर्वेक्षण के अधीन है तो जिले का कलेक्टर जिला सर्वेक्षण अधिकारी होगा। उसके बाद बताया गया है कि उपखंड अधिकारी यह क्या होगा? उप सर्वेक्षण अधिकारी होगा। तहसीलदार, अपर तहसीलदार, नायब तहसीलदार ये क्या होंगे? ये सहायक सर्वेक्षण अधिकारी ये माने जाएंगे, कहे जाएंगे। धारा 65 में यह बताया गया है। आगे यह बताया गया है कि आयुक्त भू अभिलेख इनके अधीन जो है यह समस्त जिला सर्वेक्षण अधिकारी होंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से यह सभी जो कथन है सुमेलित हैं धारा 65 के अनुसार। नेक्स्ट है जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी तथा सहायक सर्वेक्षण अधिकारी की शक्तियां किस धारा के अंतर्गत दी गई हैं? तो इनकी जो शक्तियां हैं वह धारा 66 के अंतर्गत दी गई हैं और इन अधिकारियों के बारे में कहाँ बताया गया है? तो धारा 65 के अंतर्गत बताया गया है और यहाँ बताया गया है कि जिला सर्वेक्षण अधिकारी कौन होगा? कलेक्टर होगा। उप सर्वेक्षण अधिकारी कौन होगा? एसडीएम होगा और सहायक सर्वेक्षण अधिकारी कौन होंगे? तो तहसीलदार, अपर तहसीलदार, नायब तहसीलदार
यह अपने अपने क्षेत्राधिकार के भीतर सहायक सर्वेक्षण अधिकारी होते हैं। सत्य कथन चुनिए। जिले का कलेक्टर जिला सर्वेक्षण अधिकारी होगा, धारा 65 के अनुसार, सही है। उपखंड के समस्त सहायक सर्वेक्षण अधिकारी यह उपखंड अधिकारी के अधीन होंगे, यह भी सही है। समस्त जिला सर्वेक्षण अधिकारी यह आयुक्त भू अभिलेख के अधीन होंगे, ये जो सभी कथन है सब सही है धारा 65 के अनुसार। नेक्स्ट है सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लॉक संख्यांक तथा भूखंड संख्यांक को पुनर्क्रमांकित करने, इसके अलावा उपविभाजित करने, समामेलित करने, इसकी शक्ति किसको होती है? तो इसके बारे में जो प्रावधान है हम सबसे पहले धारा को देखेंगे, और धारा कौन सी है? तो यहाँ पर धारा 68 के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 68 के अंतर्गत यह बताया गया है कि जिला सर्वेक्षण अधिकारी सर्वेक्षण संख्यांकों को पुनर्क्रमांकित कर सकता है, उसको उपखंडों में विभाजित कर सकता है या उपविभाजित कर सकता है या उनको समामेलित कर सकता है। तो यह अधिकारी कौन होगा? जिला सर्वेक्षण अधिकारी। प्रावधान कहाँ है? धारा 68 के अंतर्गत। नेक्स्ट है जब कोई भूमि सर्वेक्षण के अधीन है तो ऐसे क्षेत्र के नक्शे तथा अभिलेख रखने का कर्तव्य किसका होगा? तो अगर कोई भूमि है और वह सर्वेक्षण के अधीन है तो ऐसी स्थिति में उसके नक्शे तथा अभिलेख रखने का जो कर्तव्य होगा वह जिला सर्वेक्षण अधिकारी का होगा। प्रावधान कहाँ दिया गया है? धारा 74 को देखेंगे, इसी के अंतर्गत यह बताया गया है कि जब कोई भूमि क्षेत्र जो है सर्वेक्षण के अधीन हो तो ऐसे क्षेत्र के नक्शे तथा अभिलेख रखने का कर्तव्य कलेक्टर के पास जिला सर्वेक्षण अधिकारी को अंतरित हो जाएगा। अर्थात पहले तो वह कलेक्टर के पास रहेगा, लेकिन अगर वह सर्वेक्षण के अधीन है तो वह सर्वेक्षण अधिकारी के पास चला जाता है। नेक्स्ट है कौन सर्वेक्षण में हुई गलती अथवा अंकगणितीय अशुद्धि को ठीक कर सकता है? तो गलतियों को ठीक करने की या अंकगणितीय जो अशुद्धियां हैं, त्रुटियां हैं, उनको ठीक करने की जो शक्ति होती है वह उपखंड अधिकारी को होती है, और इसके बारे में जो प्रावधान हम देखेंगे धारा 75 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है भू सर्वेक्षण को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? तो भू सर्वेक्षण को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति धारा 77 के अंतर्गत है, और ऐसी शक्ति हमेशा राज्य सरकार के पास होती है। कभी भी इसके संदर्भ में अगर नियम बनाने के लिए पूछा जाता है और आपको नहीं भी आता है तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि नियम बनाना चूंकि एक सर्वोपरि काम होता है, इसलिए राज्य में सबसे ऊपर सरकार होती है और सरकार ही जो है इन सब कार्यों के लिए नियम नियम बनाती है। कौन किसी तहसील में पटवारी हलकों को राजस्व निरीक्षक वृत्तों में विन्यस्त करेगा तथा किसी भी समय किसी वृत्त की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगा? अब हमको प्रश्नों को ध्यान से देखना होगा। हमसे यह पूछ रहा है कि किसी तहसील में पटवारी हलकों को राजस्व निरीक्षक वृत्तों में विन्यस्त करेगा। तो पटवारी हलकों को राजस्व निरीक्षक वृत्त में जो विन्यस्त करने की शक्ति होती है वह आयुक्त भू अभिलेख के पास होती है, और किस धारा के तहत होती है? यह धारा 105 के तहत होती है। जबकि 104 को देखेंगे, इसी तरह से मिलता जुलता है, और यह भू राजस्व अधिकारी ही वहां पर भी काम करेगा, लेकिन वहां पर क्या कर सकता है? तो वहां पर तहसील के लिए गांव को ग्राम को पटवारी हलकों में विन्यस्त करेगा। तो यहाँ पर तहसील में पटवारी हलकों को राजस्व वृत्त में विन्यस्त करने की बात हो रही है 105 के अंतर्गत, जबकि गांवों को पटवारी हलके में विन्यस्त करने की बात होती है 104 के अंतर्गत। अब इन दोनों ही अंतरों को आपको ध्यान रखेंगे तो यह बारीक अंतर है, गलती यहाँ से होने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, गांव को पटवारी हलके में 104 के तहत और पटवारी हलके को राजस्व निरीक्षक वृत्त में धारा 105 के अंतर्गत कौन करता है? तो आयुक्त भू अभिलेख करते हैं। एक चीज आप यहाँ पर थोड़ा सा और देख लीजिए, 2018 के द्वारा अध्याय 8 को निरसित कर दिया गया है। इसी के साथ साथ धारा 78 से लेकर के धारा 103 इन धाराओं को भी समाप्त कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है। धारा 78 से लेकर के धारा 103 तक को समाप्त, इसीलिए हम धारा 77 से सीधा धारा 104 105 पर पहुंच गए। नेक्स्ट है
नगरेतर क्षेत्रों में राजस्व निरीक्षकों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो नगरेतर क्षेत्रों में राजस्व निरीक्षकों की नियुक्ति के बारे में जो प्रावधान है, यह धारा 106 के अंतर्गत दिया गया है और इसमें यह बताया गया है कि ऐसी जो नियुक्ति है वह कलेक्टर के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, गांवों का व्यवस्थापन पटवारी हलकों में करना तथा विद्यमान हलकों की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसमें निहित होता है? तो गांव का व्यवस्थापन पटवारी हलकों में किया जाता है। तो हमने पहले ही देखा धारा 104 को। 104 क्या कहती है कि प्रत्येक तहसील के लिए गांवों का पटवारी हलकों में विन्यस्त या परिवर्तन आयुक्त भू अभिलेख के द्वारा किया जाता है। तो आपने देख लिया कि गांव का जो है पटवारी हलकों में, लेकिन पटवारी हलकों का जब आप देखेंगे 105 के अंतर्गत पटवारी हलकों को राजस्व निरीक्षक वृत्ति में, तो वो भी कार्य आयुक्त ही करेंगे लेकिन 105 के तहत, और यह जो कार्य है यह 104 के तहत किया जाता है आयुक्त के द्वारा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपी भू राजस्व संहिता की धारा 107 के तहत कितने प्रकार के नक्शे तैयार किए जाते हैं? 107 के अंतर्गत ग्राम, आबादी, ब्लॉक तथा सेक्टर के नक्शे के बारे में प्रावधान किया गया है। तो नक्शा जो है गांव का होगा, आबादी का होगा, ब्लॉक का नक्शा और सेक्टर का नक्शा। यह जो नक्शे हैं वह धारा 107 के तहत तैयार किए जाते हैं। तो 4 चीजें आपको ध्यान रखना है, गांव, आबादी, ब्लॉक, सेक्टर। यह 4 प्रकार के नक्शे किस धारा के तहत तैयार किए जाते हैं? तो धारा 107 के तहत। नेक्स्ट है, अधिकार अभिलेख, इसके बारे में प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो अधिकार अभिलेख, इसके बारे में प्रावधान जो है धारा 108 के अंतर्गत किया गया है। 108 में अधिकार अभिलेख के बारे में। नेक्स्ट है, जो भूमि में पूर्ण अधिकार हित विधिपूर्व अर्जित करता है, अपने द्वारा ऐसा अधिकार अर्जित किए जाने की रिपोर्ट ऐसे अर्जन की तारीख से कितने समय के भीतर वह देगा? तो इसके बारे में अगर प्रावधान देखेंगे तो सबसे पहले आप प्रावधान देखेंगे, धारा देखेंगे, उसके बाद जो है आप आगे बढ़ेंगे। तो धारा 109 महत्वपूर्ण धारा है, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अधिकारों के अर्जन की रिपोर्ट की जाएगी 6 महीने के भीतर। अर्थात अगर कोई व्यक्ति है वह अधिकार अपना हित विधिपूर्वक अर्जित करता है, तो अपने द्वारा ऐसा अधिकार अर्जित अर्जित किए जाने की रिपोर्ट 6 महीने के भीतर विहित प्रारूप में देगा। अब वह किसको देगा? तो अगर ऐसा व्यक्ति जो अधिकार अर्जित किया है वह नगरीय क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र है, तो इन दोनों ही मामलों में समझें। तो अगर वह नगरीय क्षेत्र है तो वह नगर सर्वेक्षक को देगा, नगर सर्वेक्षक को उसकी सूचना देगा या रिपोर्ट देगा। और अगर ग्रामीण क्षेत्र है या नगरेतर क्षेत्र है तो वहां पर पटवारी को देगा, पटवारी को, या इन दोनों ही मामलों में, नगरीय और ग्रामीण दोनों ही मामले में अगर ये दोनों नहीं है तो वहां पर तहसीलदार को देगा। अब इससे प्रश्न जो है हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट है, कोई व्यक्ति जिसके अधिकार हित या दायित्व के किसी अभिलेख या रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाना अपेक्षित है, अध्यपेक्षा अर्थात अपेक्षा की जाने की तारीख से कितने समय के भीतर निरीक्षण के लिए देगा या उसको पेश करेगा? तो इसको 1 महीने के भीतर उसको देगा या पेश करेगा। प्रावधान कहाँ है? तो धारा 109 के तीसरे खंड के अंतर्गत इसके बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, कोई भी व्यक्ति विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर धारा 109 खंड 1 के द्वारा अपेक्षित रिपोर्ट करने में या दस्तावेज पेश करने की उपेक्षा करेगा, अर्थात दस्तावेज पेश नहीं करता है तो उसको कितने रुपए तक का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जाता है? तो 109 के पहले खंड के अंतर्गत आपने क्या देखा? यहाँ पर यह देखा कि कोई व्यक्ति जो भूमि में पूर्ण अधिकार अर्जित करता है तो ऐसी स्थिति में 6 महीने के भीतर, जिस तारीख को अधिकार अर्जित किया उस तारीख से 6 महीने के भीतर नगरीय क्षेत्र है तो नगर सर्वेक्षक को, और ग्रामीण क्षेत्र है तो पटवारी को उसकी सूचना देगा, उसका रिपोर्ट करेगा। और अगर वह ऐसा रिपोर्ट नहीं करता है या उसके उपेक्षा करता है तो 109 के खंड 4 के अंतर्गत यह बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति जो है
5,000 रुपए तक के जुर्माने के लिए दायी होंगे, अर्थात उसके ऊपर 5,000 रुपए तक का सख्ती लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भू अभिलेखों में अधिकार अर्जन की रिपोर्ट दी जाने पर रिपोर्ट जो है वह किसके द्वारा दर्ज की जाएगी? तो अभी आपने देखा कि अगर इस प्रकार की रिपोर्ट दी जाती है धारा 109 के खंड 1 के अंतर्गत, तो रिपोर्ट किसको दी जाती है? तो ग्रामीण क्षेत्र है तो वहां पर पटवारी को या तहसीलदार को, नगरीय क्षेत्र है तो नगर सर्वेक्षक को या तहसीलदार को। तो यहाँ पर रिपोर्ट अगर दी जाती है तो किसके द्वारा दर्ज की जाएगी? तो ग्रामीण क्षेत्र है तो पटवारी, नगरीय क्षेत्र है तो नगर सर्वेक्षक, उपरोक्त दोनों को। नेक्स्ट है, नगरीय क्षेत्र में किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भूमि में पूर्ण अधिकार हित विधिपूर्वक अर्जित किया जाता है तो इसकी सूचना 6 माह के भीतर किसको दी जाएगी? तो हमसे पूछा है नगरीय क्षेत्र, तो नगरीय क्षेत्र में हमेशा नगर सर्वेक्षक को या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को या तहसीलदार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अधिकार अर्जन से संबंधित रिपोर्ट विनिर्दिष्ट कालावधि के पश्चात प्राप्त होने पर किस धारा के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी? तो ऐसी जो कार्यवाही है वह धारा 110 के अनुसार की जाएगी। और ऐसी जो रिपोर्ट है किस धारा के तहत जो है दी जाती है? 109 के तहत उसको दी जाती है। अब देखिए, जब ऐसी रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है तो रिपोर्ट के प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर, रिपोर्ट प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर जो तहसीलदार है वह मामले को अपने न्यायालय में पंजीत करेगा। पक्षकारों को जो उससे हितबद्ध हैं उनको नोटिस जारी करेगा। नोटिस को कार्यालय के सूचना पटल पर उसको चिपकाया जाएगा और नाम परिवर्तन से संबंधित आदेश मामला पंजीकृत होने की तारीख से अपवादित दशा में 30 दिन में और विवादित मामले में 5 महीने में वह आदेश पारित करेगा। और पारित आदेश से गांव के खसरे या सेक्टर के खसरे में तथा अन्य भू अभिलेख में आवश्यक प्रविष्टि करेगा, अर्थात नाम का वहां पर परिवर्तन किया जाएगा। और जब इस प्रकार से नाम का परिवर्तन कर दिया गया तो उसके बाद वहां पर उसकी प्रमाणित प्रति 30 दिन के भीतर पक्षकारों को निःशुल्क प्रदान की जाएगी कि आपके अधिकार अर्जन से संबंधित जो नाम परिवर्तन था वह हो गया। यह पूरी जो कार्यवाही है धारा 110 के तहत की जाती है। नेक्स्ट है, पटवारी या नगर सर्वेक्षक या अधिकृत व्यक्ति अधिकार अर्जन संबंधी रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि से कितने दिन के भीतर तहसीलदार को प्रज्ञापित करेगा? अब देखिए, आपने देखा कि अगर ऐसी सूचना जो कि 109 के तहत आपने क्या देखा कि अगर कोई व्यक्ति अधिकार अर्जित करता है तो उसकी सूचना 6 महीने के भीतर पटवारी को देगा या नगर सर्वेक्षक को देगा। अब जब इसको 6 महीने के भीतर दिया गया तो 6 महीने के भीतर जब इसको दे दिया गया तो यह 30 दिन के भीतर किसको देगा? तहसीलदार को देगा। अब जब तहसीलदार को ऐसी सूचना मिली 30 दिन के भीतर तो इस तहसीलदार प्राप्त होने की 15 दिन के भीतर क्या करेगा कि मामले को अपने यहाँ पंजीकृत करेगा, पक्षकारों को नोटिस देगा, सूचना को सूचना पटल पर चिपकाएगा और नामांतरण से संबंधित मामला पंजीकृत होने की तारीख से अविवादित मामले में, अर्थात उसमें कोई विवाद नहीं है, तो 30 दिन के भीतर, अगर कोई विवाद है तो 5 महीने के भीतर वह आदेश पारित करेगा। क्या आदेश पारित करेगा? कि उसमें जो नाम का परिवर्तन है वह उसके संबंध में। और जब ऐसा आदेश पारित कर दिया गया तो उस आदेश की प्रमाणित प्रति 30 दिन के भीतर पक्षकारों को दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप पूरा एक साथ अगर ग्राफ बनाकर याद कर लेंगे, आसानी से सारे डेट याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अधिकार अर्जन की प्रज्ञापना प्राप्त होने पर तहसीलदार कितने दिन के भीतर उसको अपने न्यायालय में मामला पंजीकृत करेगा? 15 दिन के भीतर। नेक्स्ट है, तहसीलदार भू अभिलेख में नामांतरण के संदर्भ में प्राप्त आवेदन पर कितने समय के भीतर आदेश पारित करेगा तथा भू अभिलेख में आवश्यक प्रविष्टि करेगा? तो यहाँ पर नामांतरण के संदर्भ में आवेदन प्राप्त होने पर अगर मामला अविवादित है तो वहां पर 30 दिन और मामला विवादित है तो 5 महीने के भीतर आदेश पारित करेगा तथा भू अभिलेख में आवश्यक आवश्यक प्रविष्टि करेगा। यह प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो धारा 110 का जो चौथा खंड है, 110 खंड 4 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है, तहसीलदार धारा 110 खंड 4 के अधीन पारित किए गए आदेश तथा अद्यतन भू अभिलेखों की प्रमाणित प्रति
कितने दिन के भीतर पक्षकारों को निःशुल्क प्रदान करेगा। तो यहाँ पर प्रमाणित प्रति 30 दिन के भीतर पक्षकारों को दी जाएगी और ऐसी जो प्रति है वह निःशुल्क दी जाएगी, उनसे कोई उसमें फीस वगैरह नहीं वसूली जाएगी। धारा 110 खंड 5 के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है, अधिकार अभिलेख में की गई लिपिकीय अशुद्धि को शुद्ध करने का अधिकार किस अधिकारी को है? तो अधिकार अभिलेख की बात हो रही है यहाँ, क्योंकि इसके पहले भी आपने एक जगह अशुद्धि को ठीक करने के संबंध में प्रावधान देखा था, लेकिन यहाँ पर अधिकार अभिलेख को शुद्ध किए जाने के बारे में प्रावधान किया जा रहा है। तो ऐसे अधिकार अभिलेख में अगर लिपिकीय अशुद्धि है तो उसको जो है धारा 113 के तहत शुद्ध किया जा सकता है। किसके द्वारा? कलेक्टर के द्वारा। प्रावधान 113 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है भू अभिलेख जो अधिकार अभिलेख तथा भू अधिकार पुस्तिका से अन्यथा धारा 114 के अधीन तैयार किया गया है। उसमें गलत या अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध करने हेतु व्यथित पक्षकार किसको आवेदन करेगा? अर्थात यह जो प्रावधान है 113 के अंतर्गत, यहाँ पर अधिकार अभिलेख और भू अधिकार पुस्तिका इन दोनों को छोड़ करके, तो अधिकार अभिलेख के बारे में प्रावधान आपने देखा था 108 के अंतर्गत, और भू अधिकार पुस्तिका इसके बारे में जो प्रावधान है उसको भी देख लेते हैं किस धारा में दिया गया है। यह धारा 114 ए के अंतर्गत यह दिया गया है। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि इन दोनों ही को छोड़ करके 114 के अधीन अगर कोई भू अभिलेख तैयार किया जाता है तो 114 में भू अभिलेख के बारे में प्रावधान किया गया है। और यह कौन कौन से अभिलेख हैं? तो गांव का नक्शा, आबादी का नक्शा, ब्लॉक का नक्शा जो कि धारा 107 के तहत तैयार किया जाता है। 108 के अधीन अधिकार अभिलेख, गांव का खसरा, इस प्रकार से सेक्टर का नक्शा, इस तरह के जो भी अभिलेख हैं और उनको तैयार किया गया है और वहां पर उनमें कुछ अशुद्धियां हैं, गलतियां हैं, तो ऐसी स्थिति में उन गलतियों को सही किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। उसके लिए धारा 115 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि उपखंड अधिकारी स्वप्रेरणा से या पक्षकार के आवेदन पर उनको क्या करेगा? उनको सही कर सकेगा। परंतु आगे यही बताया गया है कलेक्टर की लिखित मंजूरी के बिना 5 साल के भीतर अर्थात 5 साल से पहले किसी भी प्रविष्टि को शुद्ध करने की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। अर्थात ऐसी जो शुद्धिकरण है वह केवल 5 साल के बाद ही किया जा सकता है, पहले नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो 115 के अंतर्गत ऐसा जो प्रावधान है वह दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इस दूसरे पार्ट को समाप्त किया और कुल 100 एमसीक्यूज को सॉल्व किया और हमें पूरा विश्वास है कि आपको यह जो वीडियो है बहुत कारगर साबित होगा और आपको यह पसंद भी आया होगा। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारे जो वीडियो हैं यह पसंद आते हैं, अच्छे हैं, आपकी तैयारी में किसी भी तरीके से कारगर हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि इससे अधिकतम लोगों को अधिकतम बेनिफिट मिल सके और हमारा जो यह कार्य है वो और सार्थक हो सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज्वाइन भी कीजिए ताकि हमको और भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट ले आ सकें। चैनल पर विजिट करके आप जो प्लेलिस्ट है उसको देखिए और यहाँ पर मध्य प्रदेश पीसीएस से संबंधित, एचजेएस से संबंधित, एपीओ से संबंधित, एडीपीओ से संबंधित जो सिलेबस है उसकी पूरी प्लेलिस्ट दी गई है। आप उन सारे जो वीडियो हैं उनको देखें, प्रश्नों को हल करें और निश्चित रूप से अगर आप हमारे चैनल को रेगुलर देखते हैं, फॉलो करते हैं, आपका प्री कभी नहीं रुकेगा, ऐसा हमारा दावा है। आप चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।